प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आरजेएस ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे आप सभी लोग प्यारे बच्चों? आशा करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। आज का जो क्लास होगा प्यारे बच्चों वो हो जाएगा साइंस का क्लास। आज की क्लास में हम 15 VVI सब्जेक्टिव बताने वाले हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, 15 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे वीडियो के अंत तक बने रहना है। ठीक है, प्रतिदिन प्यारे बच्चों शाम को 6 बजे ठीक है PM में, मतलब शाम को 6 बजे क्लास होता है प्रतिदिन। तो आप प्रतिदिन 6 बजे ज़रूर देखिए प्रत्येक वीडियो को। ठीक है, और आज का जो क्लास होने वाला वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए इस वीडियो को। ठीक है, जो भी बच्चे नए आए हैं इस चैनल में एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, कमेंट आपसे ही बच्चे नहीं करते, एक बार कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसलिए शेयर कर दीजिए एकदम फटाफट। ठीक है, क्योंकि ये सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तल लेंस के 2 उपयोग को बताएं। उत्तल लेंस के 2 उपयोग को बताएं। तो उत्तल लेंस के 2 उपयोग इस प्रकार है। ठीक है, आंसर जो लिखना है आप सभी को, उत्तल लेंस के 2 उपयोग इस प्रकार है। पहला क्या इसका उपयोग उत्तल लेंस का, कि नेत्र से दूर दृष्टि दोष को सुधारने में। अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष नेत्र में हो जाता है तो उन चीज़ों को सुधारने में किसका उपयोग किया जाता है प्यारे बच्चों? तो उत्तल लेंस का। ठीक है, दूसरा बात यह है कि छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में होता है। ठीक है, जो छपाई की जो जैसे आपका बुक हो गया उसमें छोटे छोटे अक्षर होते हैं, उसको जो छापने में जो काम किया जाता है वो उत्तल लेंस के द्वारा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? अगर क्वेश्चन आपसे पूछा कि उत्तल लेंस के 2 उपयोग बताइए तो आप आराम से लिख देंगे। ठीक है, कि उत्तल लेंस का 2 उपयोग इस प्रकार है। पहला क्या है, नेत्र से दूर दृष्टि को सुधारने में, और दूसरा छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में होता है। ठीक है, आई होप कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, और ध्यान से देखना है, समझना है सही बच्चे को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता है क्यों? अगर हम पानी में कोई सिक्का को रख देते हैं, एक गिलास पानी में अगर हम किसी सिक्का को रख देते हैं तो उठा हुआ दिखता है, ऐसा क्यों होता है? आइए समझते हैं। ठीक है, पानी में रखा सिक्का, पानी में जो रखा जो सिक्का होता है वो उठा हुआ दिखता है, क्योंकि यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। किन के कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। क्या हो जाता है? अविलंब से दूर हट जाती है, जिसके कारण अगर हम बाहर से देखते हैं तो हमें सिक्का जो है ऊपर उठा दिखाई देता है। समझ रहे हैं ना? पानी में रखा सिक्का उठा हुआ दिखता है क्योंकि यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलकर कहाँ जाती है? विरल माध्यम में जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह क्या हो जाता है? अविलंब से दूर हट जाता है, जिसके कारण हमें जो पानी में जो रखा हुआ जो सिक्का होता है प्यारे बच्चों वो उठा हुआ दिखाई देता है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 15 एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, एकदम वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम VVI प्रश्न है जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? आइए समझते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर अभिसरित कर देती है। अगर उत्तल लेंस हम बनाते हैं और उनके सामने मुख्य अक्ष के सामने अगर कोई किरण आ रही है
तो उसी बिंदु को वो अभिसरित कर देती है। क्या कर देती है? अभिसरित कर देती है। इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अभिसारी लेंस कहते हैं। और इसका जो फोकस दूरी होता है वो धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? एक बार कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर ये अभिसरित कर देती है, फैला देती है। इसलिए इसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं। इसका फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, लेंस की क्षमता क्या है? इसका एसआई मात्रक लिखिए। लेंस की क्षमता क्या है? इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो ध्यान से समझिएगा, वीडियो के अंत तक बने रहना सही बच्चे को, ठीक है। किसी लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। अगर कोई भी लेंस हो, अगर उनकी क्षमता को हम निकालेंगे तो लेंस की जो फोकस दूरी होगा अर्थात जो f होगा उसके दूरी के प्रतिलोम के बराबर होगा। क्या हो जाएगा? दूरी के प्रतिलोम के बराबर हो जाएगा। जबकि फोकस दूरी किस में मापेंगे हम? मीटर में। किस में मापेंगे? मीटर में। अर्थात हम कह सकते हैं कि लेंस की क्षमता P बराबर जो फार्मूला होता है, लेंस की क्षमता P बराबर जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों 1/f होता है। इसका देखो व्युत्क्रमानुपाती हो गया ना, या प्रतिलोम हो गया ना। समझ गए सभी लोग? फिर से समझिएगा ध्यान से, ठीक है। किसी लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। जबकि फोकस दूरी हम किस में मापेंगे? मीटर में। अर्थात हम लिख सकते हैं लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, जो कि यहाँ पर लिखा गया है प्यारे बच्चों, ठीक है। अगर PDF आप सभी को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाइए और जुड़ जाइए फटाफट से, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है डायऑप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों? डायऑप्टर होता है, जिसे हम D से सूचित करते हैं, कैपिटल D से। समझ गए ना? लेंस की क्षमता क्या है? इसका एसआई मात्रक लिखिए। किसी लेंस की क्षमता की फोकस दूरी जो है प्रतिलोम के क्या होती है? बराबर होती है। जबकि फोकस दूरी किस में मापेंगे प्यारे बच्चों? मीटर में। अर्थात लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? फार्मूला 1/f, और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? डायऑप्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 5 है, ओम के नियम को लिखिए। ओम के नियम को लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में इस बार पूछेगा, ठीक है। समझ लीजिए एकदम ध्यान से, एकदम वीडियो को भगाना नहीं है किसी बच्चे को। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उससे प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का अर्थ यह हुआ प्यारे बच्चों कि अगर हम किसी चालक को भौतिक अवस्था में रखते हैं जैसे में ताप आदि, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा और उनके सिरों पर जो लगाया गया जो विभवांतर भी है वो उससे प्रवाहित धारा के I के क्या हो जाएंगे? अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। अर्थात कहने का अर्थ यह हुआ, देखो यहाँ पर समझिए कि V अनुक्रमानुपाती I, ठीक है, V समानुपाती I, अर्थात इसी को हम लिख सकते हैं V बराबर RI, ठीक है, जहाँ R एक क्या है? नियतांक है, ठीक है। ये V से क्या हो गया? विभवांतर, R से प्रतिरोध, I से धारा, विद्युत धारा। ओम का नियम का अगर फार्मूला आपसे पूछेगा तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? R बराबर I/V या V/I। R बराबर क्या लिख सकते हैं? V/I। ये ओम का फार्मूला हो गया, या V बराबर IR, ठीक है। ये ओम का फार्मूला हो गया प्यारे बच्चों, समझ गए ना? अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। समझ के एक बार कमेंट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा।
पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखनी चाहिए। क्वेश्चन 6 है पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। अगर हम पीतल या तांबा अगर उस बर्तन में अगर कोई भी खट्टे पदार्थ रख देते हैं तो क्या हो जाएगा। देखो समझ लो, एक ध्यान से एकदम क्वेश्चन जो आएगा यही सब आएगा एग्जाम में, ठीक है। लिखना आपको अच्छी तरह से। यदि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ रखे जाएंगे, यदि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ रखे जाएंगे तो वे अम्लों की उपस्थिति के कारण, किन की उपस्थिति, अम्लों की उपस्थिति के कारण धातु की सतह से क्रिया कर, वो जब अम्ल उसमें होगा तो उनकी उपस्थिति के कारण ये धातु जो है, जो भी प्लेट वगैरह है, उनसे ये सतह उनसे जो है क्रिया करके ये विषैले यौगिक का निर्माण कर देगा, जो हमारे शरीर के लिए क्या हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। इसलिए हमको पीतल एवं तांबे के बर्तनों में इन पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। समझिए ना, यदि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ हम रखते हैं तो वे किन की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में। अम्ल की उपस्थिति के कारण ये क्या करेगा, उन धातु से जो बर्तन है आपका उनसे ये क्रिया करेगा और दोस्ती करके ये एक विषैला, एकदम विषैला जो है यौगिक का निर्माण कर देगा, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि पीतल एवं तांबे के बर्तनों में इन पदार्थों को या खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। आई होप कि 6 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है। तो हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका निम्नलिखित है। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका निम्नलिखित है। नंबर 1 देखते हैं, ठीक है, और समझिएगा एकदम ध्यान से। पहला देखिए क्या है, हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जठर ग्रंथियों से स्रावित होता है और भोजन में अम्लीय माध्यम प्रस्तुत करता है, जिससे जठर रस का पेप्सी नामक एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य कर सके। समझ के ना, हमारे जो आमाशय है प्यारे बच्चों, हमारे जो आमाशय है इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा अम्ल पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये जठर ग्रंथियों से स्थापित होकर के ये भोजन में अम्लीय माध्यम प्रस्तुत करता है, जिससे जठर रस का पेप्सी नामक एंजाइम अम्लीय माध्यम में कार्य कर सके। दूसरा बात यह है कि यह भोजन में उपस्थित रोगाणुओं को क्रियाशील एवं नष्ट करता है। यह अम्ल जो है, हम लोग जो भोजन खाते हैं उसमें जो उपस्थित रोगाणु है उन क्रियाशील को नष्ट कर देता है, ठीक है। और 4 नंबर जो है, 3 नंबर जो है, यह भोजन को शीघ्रता से नहीं पचने देता है। यह भोजन को शीघ्रता से नहीं पचने देता है। समझ गए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये जो है क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जस्ता के 2 अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखिए। जस्ता के 2 अयस्कों के नाम एवं सूत्र लिखिए। तो जस्ता के 2 अयस्क इस प्रकार है प्यारे बच्चों। पहला क्या है, जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड का जो सूत्र होता है वो होता है ZnS। क्या होता है, ZnS। दूसरा है केलेमाइन, इसका जो सूत्र होता है ZnCO3। ZnCO3 समझ गए ना। जस्ता के 2 अयस्कों के नाम क्या है, पहला है जिंक ब्लेड ZnS और दूसरा है केलेमाइन ZnCO3। समझ गए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, क्या कारण है। तो ये क्वेश्चन तो और इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों, और ध्यान से समझिएगा सभी लोग, ठीक है। सोडियम एक सक्रिय धातु है। सोडियम क्या है प्यारे बच्चों, एक सक्रिय धातु है जो वायु में उपस्थिति ऑक्सीजन से क्रिया करके, जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से ये दोस्ती कर लेता है। कौन, सोडियम। और जब अगर ये दोस्ती कर लेता है तो सोडियम ऑक्साइड बना देता है। क्या बना देता है, सोडियम ऑक्साइड। और यह पानी से क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। देखिए ध्यान से समझिएगा, एकदम समझ में आ जाएगा।
सोडियम एक कैसा धातु है, पहले ये समझना है। सोडियम एक सक्रिय धातु है। कैसा धातु है? सक्रिय धातु है। अगर इसको वायु की उपस्थिति में अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो ये वायु से जो है दोस्ती करके, ऑक्सीजन से दोस्ती करके ये सोडियम ऑक्साइड बना देगा। क्या बना देगा? सोडियम ऑक्साइड। अगर ये पानी की उपस्थिति में इसको छोड़ देते हैं तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन उत्पन्न कर देगा। ठीक है। और इसे वायु में खुला छोड़ देने पर यह आग पकड़ लेती है। अगर इसको फिर से वायु में अगर हम खुला छोड़ देते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा? आग पकड़ लेगा। इसलिए हम जो है इसे केरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं, अर्थात जिसको हम मिट्टी तेल कहते हैं ना, उसी में इसको हम डुबा के रखते हैं। समझ में आ गया? सोडियम एक सक्रिय धातु है जो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है और यह पानी से क्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन उत्पन्न करती है। अगर इसे वायु में हम खुला छोड़ देते हैं प्यारे बच्चों तो इसमें क्या हो जाता है? आग पकड़ लेती है। इसलिए हम इसे किस में रखते हैं? केरोसिन तेल में डुबा करके। ठीक है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है। विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं? पोषण की वह विधि, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा। पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और दूसरों पर आश्रित रहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं और दूसरों पर आश्रित रहते हैं। तो वैसे पोषण को हम क्या बोलेंगे? विषम पोषी पोषण। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करेंगे तो सिर्फ, ठीक है, कि ये लोग जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। जैसे गाय सब हो गया, भैंस सब हो गया, ये सब जो है अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये दूसरों पर आश्रित रहता है। ठीक है, कि दूसरा अगर कोई देगा। जैसे आलसी की बात अगर हम करते हैं तो आलसी भी क्या हो गया? विषम पोषी पोषण के रूप में आता है। आलसी स्वयं से, ऑप्शन नंबर इसको 11 बोलेंगे हम लोग। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन कि समजात एवं असमजात अंग से आप क्या समझते हैं? समजात एवं असमजात अंग से क्या समझते हैं? प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न हर हाल में आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो आप इसे याद कर लीजिए अच्छी तरह से। बस आपको समझना है, रटना नहीं है। रटने से अच्छा है कि आपको समझना है प्रत्येक प्रश्न को। ठीक है। समजात अंग एक ऐसे अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक समान होते हुए भी उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें समजात अंग कहते हैं। जैसे हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। नहीं समझे आप सभी बच्चे? बिल्कुल नहीं समझे? बोलिए, कमेंट कीजिए। नहीं समझे ना जी? आप लोग कोई स्टूडेंट नहीं समझे, लेकिन समझाएंगे हम। वीडियो को स्किप नहीं करना, एकदम ध्यान से देखिए, समझा देंगे। समजात अंग ऐसे अंग को जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से एक समान होते हुए भी उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। प्यारे बच्चों, कहने की बात यह है, संरचना अगर उत्पत्ति और दृष्टिकोण से हम सभी लोग देखते हैं तो हम लोगों का जो हाथ पैर है और कुत्ते का जो हाथ पैर है प्यारे बच्चों, वो एक जैसा है बिल्कुल। लेकिन हम लोग जो है, मनुष्य लोग जितने भी है इस संसार में, वो अपना दोनों हाथ किस लिए का, क्या कार्य में यूज करता है? खाने के लिए, किसी भी चीज़ सामान को उठाने के लिए। लेकिन कुत्ता वही अपने दोनों आगे वाला हाथ क्या करते हैं? उसको दौड़ने के लिए, है कि नहीं, ये सब के लिए इस्तेमाल कर। मतलब है दोनों सेम, दोनों क्या है? सेम है, समजात है, लेकिन उन दोनों का कार्य जो है सिर्फ अलग अलग है। कहने की बात वही हुआ। समजात अंग एक ऐसा अंग जो संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टिकोण से एक समान होते भी उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं और उन्हें समजात अंग कहते हैं। जैसे हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, हम दोनों का जो हाथ है सेम ही, लेकिन कार्य अलग अलग है। हम लोग अपने हाथ से खाना खाते हैं, कोई सामान को उठाते हैं, लेकिन कुत्ता लोग अपने हाथ से क्या दौड़ने का काम करता है, चलने का काम करता है। समझ रहे हो ना? अब देखो, इसी में असमजात अंग को समझते हैं। असमजात अंग ऐसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति की दृष्टिकोण में, ऐसे अंग जो रचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, एक दूसरे से क्या होगा? अलग होगा, लेकिन उनका कार्य एक जैसा होगा।
इस बार देखो रचना और दृष्टिकोण में अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा, लेकिन उसका कार्य सेम होगा, तो उसे हम असमजात अंक कहेंगे प्यारे बच्चों। जैसे तितली तथा पक्षी के पंख, तितली भी उड़ता है और पक्षी भी उड़ता है, दोनों क्या है, एक जैसा है ना, एक जैसा है ना जी, लेकिन दोनों का काम देखिए क्या क्या, दोनों का पंख उड़ने का काम करता है, लेकिन दोनों अलग अलग कास्ट के हैं, तो उसे हम असमजात अंग कहेंगे। आई होप कि ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 12 की ओर जाते हैं और ध्यान से समझते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बस आप सभी लोग शेयर कर दीजिए, एक बार शेयर नहीं कर रहे हैं शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, धातु के भौतिक गुणों को लिखिए। धातु के भौतिक गुणों को लिखिए। धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित है प्यारे बच्चों, धातु के भौतिक गुण निम्नलिखित है। पहला क्या है, धातु आघात वर्धनीय एवं तन्य होता है। कहने का अर्थ यह हुआ प्यारे बच्चों कि धातु को हम अगर जितना पीटे हथौड़ा लेकर के जितना पीट सकते हैं वो उतना लंबा होते जाएगा और वो तनाते जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, धातु के द्रवनांक, धातु के द्रवनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। धातु के द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा होता है, हेल्पफुल होता है। नंबर 3, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे हम धातुई चमक कहते हैं। समझ पा रहे हैं ना, धातु जैसे सोना चांदी एल्युमिनियम, समझ रहे हो ना, कॉपर तांबा, ये सब क्या हुआ, धातु हो गया ना, और ये सब में एक अलग है चमक होता है, ठीक है, जैसे तारों के शहर में, समझ रहे हो ना। और धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, धातु ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। आई होप कि आपको ये भी क्वेश्चन 12 नंबर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और देखिए एकदम बिल्कुल समझा रहे हैं। आघातवर्ध तथा तन्य का अर्थ बताइए। आघातवर्ध तथा तन्य का अर्थ बताना प्यारे बच्चों। आघातवर्ध का मतलब यह होता है कि धातुओं को हथौड़े से पीटकर, अभी तो बताया आपको, पतली चादर बनाई जा सकती है और धातुओं के इसी गुण को आघातवर्ध कहते हैं। समझ गए ना, धातुओं को हथौड़े से पीट पीट करके हम एक पतली चादर बना सकते हैं और फिर उसे जो है इसी गुण को हम क्या बोलेंगे, आघातवर्ध बोलेंगे प्यारे बच्चे। तन्य का मतलब हो गया, धातुओं को तन्य होने का अर्थ है कि धातुओं को खींचकर, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा खींच करके इसको हम एक तार बना सकते हैं। जैसे तांबे का तार होता है, कॉपर का तार, ये सब धातु है ना, इसको तीर तीर के हम जो है खींच खींच करके जो है इसको हम तार बना लेते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो है 14 होगा, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा सिर्फ आप सभी बच्चे। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण नहीं दिख रहा है क्या, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे हम, हाँ। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण के दो दो उपयोग। प्यारे बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आप लोग याद नहीं करेंगे, ये 14 नंबर क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आप याद नहीं किए हैं तो आप एग्जाम में बिल्कुल एक भी प्रश्न नहीं बना पाएंगे, ये मेरा दावा है। क्योंकि ये प्रश्न अगर आपका छूट गया तो हर प्रश्न छूट जाएगा, समझ लीजिए। ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है और ये तीनों का तीनों भाई जो है आ सकता है, ठीक है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण के दो दो उपयोग बताना। आइए सबसे पहले उत्तल दर्पण के दो उपयोग बताते हैं प्यारे बच्चों। उत्तल दर्पण के दो उपयोग जो है, पहला उपयोग है, उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। जो मोटर गाड़ी होता है ना प्यारे बच्चों, जो साइड मिरर के रूप में, जो दर्पण के रूप में लगा रहता है, उन चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का, ठीक है। और उत्तल दर्पण का उपयोग जो किसी वस्तु को छोटा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। अगर बहुत ही बड़ा चीज़ है तो अगर उत्तल दर्पण है आपके सामने तो उन चीज़ों को हम छोटा करके देख सकते हैं, समझ गए ना। और अब देखिए अवतल दर्पण का उपयोग देखते हैं। अवतल दर्पण के दो उपयोग निम्नलिखित है। पहला, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है, दाढ़ी बनाने में। और अवतल दर्पण का उपयोग चिकित्सा के रूप में किया जाता है। चिकित्सा मतलब डॉक्टर जैसे कोई आला वगैरह लगाता है ना, पाइप सब जो लगाता है रोगियों को, तो उन सब चीज़ों में जो है अवतल दर्पण रहता है प्यारे बच्चों, समझ रहे हो ना। अब देखो समतल दर्पण की बात करेंगे तो समतल दर्पण में देखो, समतल दर्पण का उपयोग जो है चेहरा देखने में किया जाता है। जो इसे आपके घर में एक दर्पण होगा, उनको हम समतल दर्पण बोलते हैं, चेहरा देखने में। और दूसरा जो है इसका उपयोग ड्रेसिंग टेबलों में किया जाता है। जो डॉक्टर जो ड्रेसिंग करते हैं ना प्यारे बच्चों,
जैसे हाथ पैर आपका टूट जाता है, उसको ड्रेसिंग जो करते हैं तो उनमें करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहीं तक आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। ठीक है।